अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मरियम नवाज की जारी करदा वीडियो मुबैना वीडियो आजकल इस वीडियो से मुताल्लिक़ खबरों ने हलचल मचाई हुई है। तय दर तय खुलती तहें इंकशाफात सामने ला रही हैं। इस मामले में ताज़ा तरीन पेशरफ्त ने सियासत के ऐवानों के कुछ गुमनाम किरदारों के चेहरों से नकाब उठा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जज अरशद मलिक के बयान हल्फी ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, अप्रैल 2019 में जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। जी हाँ, 3 माह कबल जब नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से अदालत से जमानत लेकर कैद से बाहर थे, उन्हीं 6 हफ्ते के दौरान जमानत के दौरान जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। जज का मजीद कहना है कि नासिर भट्ट ब्लैकमेल करके जाती उम्रा ले गया। नासिर भट्ट के बकौल नवाज शरीफ ने उसे कत्ल के 5 मुकदमात में बचाया, इसलिए वो नवाज शरीफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सारे एतराफ़ और इंकशाफ करने के साथ जज अरशद मलिक ने जो अहम तरीन बात बताई वो उन शख्सियात से मुताल्लिक थी जिन्होंने जज और नवाज शरीफ की मुलाकात फिक्स करवाई। जज अरशद मलिक ने बताया कि नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो रिश्वत की पेशकश की और नासिर जंजुआ ने ही उनकी मर्जी के बगैर ऑडियो रिकॉर्ड की। नवाज शरीफ से मुलाकातें कराने वाला, जज अरशद मलिक को ऑफर करने वाला नासिर जंजुआ आखिर है कौन? ताकत के ऐवानों में उलट फेर करने वाला आखिर ये नासिर जंजुआ कौन है? बड़े बड़े नामों की डोरियां हिलाता गुमनाम किरदार नासिर जंजुआ कौन है? आज शो में तफसील से इस पर बात करूंगी, लेकिन दीगर क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले आपको वन लाइनर दिखा देती हूँ। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात करने वाला शख्स इस्लामाबाद की ताकतवर कारोबारी शख्सियत नासिर जंजुआ निकला। सामान्य खबर 23 मई को भी ब्रेक कर दी थी। जेल में नासिर जंजुआ ने नवाज शरीफ से 45 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी समेत नून लीगी रहनुमा जेल के कमरे से बाहर खड़े रहे। नासिर जंजुआ के शरीफ खानदान से गहरे मरासिम हैं। समा नासिर जंजुआ के नवाज शरीफ से ताल्लुकात के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आया। एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते। नासिर जंजुआ को जानते ही नहीं, ना ही नवाज शरीफ की जेल में किसी से मुलाकात हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जज की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में तजाद है। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। देखना है आला अदालत किस मामला को डील करती है। इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं, अदलिया और हुकूमत का है। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी और नवाज शरीफ और नासिर जंजुआ की मुलाकात की तस्दीद या तरदीद करने से इनकार कर दिया। मुबैना वीडियो स्कैंडल में एक और तहलका खेज मोड़। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी में सनसनी खेज इंकशाफात। कहा, अप्रैल 2019 में जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। नासिर भट्ट ब्लैकमेल करके जाती उम्रा ले गया। दौरान समाअत नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी ने रिश्वत की पेशकश की। जहां जो मांगोगे नवाज शरीफ देंगे। जज अरशद मलिक के मुताबिक नासिर भट्ट ने कहा, नवाज शरीफ ने मुझे कत्ल के 5 मुकदमात में बचाया है, उनके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, मगर मैंने जवाब दिया कि अपने हलफ से गद्दारी नहीं करूंगा। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने जज अरशद मलिक की खिदमात फौरी वापस लेने का हुक्म दिया। जज के खत और बयान हल्फी को नवाज शरीफ की अपील का हिस्सा बनाने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद को हिदायत जारी। नून लीग की जानिब से जज की मुबैना वीडियो पेश किए जाने पर तनाज़ा खड़ा हुआ था। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस, गिरफ्तार मुल्जिम आतिफ जमान की मुतज़ाद बयानात से पुलिस को गुमराह करने और भाई को बचाने की कोशिश। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम इन्वेस्टमेंट की रकम से 2 साल में 17 बार बैरून मुल्क गया। तहकीकात में FIA से मदद लेने पर गौर शुरू। डबल शाह आतिफ जमान दुकानें किसी और की और माल अपना की पॉलिसी अपना कर इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना रहा था। और हैदराबाद में 4 रोज़ कबल कमसिन भाई बहन के अगवा का केस। 2 रोज़ पहले एयरपोर्ट के करीब से जख्मी हालत में मिलने वाला बच्चा कादिर दम तोड़ गया। 9 साला रुखसाना की लाश भी मिल गई। बच्चे ने बताया था उन्हें उस्मान नामी मुर्गी फरोश ने अगवा किया था। अहले खाना का इल्ज़ाम।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। एक और जुम्मा है, एक और अदालत और एक और आज का फैसला, और ये फैसला है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुताल्लिक। लेकिन इस बार हालत कुछ मुख्तलिफ, कुछ अलग दिखाई दे रही है। आज के जुमे को जो फैसला सुनाया गया है वो शायद नवाज शरीफ को कुछ रिलीफ फराहम करे। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तो अपने ट्वीट से वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी जब मरियम नवाज साहिबा ने जज अरशद मलिक की एक मुबैना वीडियो जारी की जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में फैसला किसी दबाव पर सुनाया, और ये सारी कहानी नून लीग के एक कारकुन नासिर भट्ट को सुना डाली। मरियम नवाज ने बड़ी पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुबैना वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने फैसला भी खुद ही सुना दिया था, फैसला भी खुद ही कर दिया था कि नवाज शरीफ को सज़ा जो हुई है वो सियासी इंतकाम पर हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं कुछ हिस्सा पहले आपको दिखाती हूँ, फिर मजीद आगे बात बढ़ाती हूँ। नवाज शरीफ साहब गैबी मदद की इंतजार में बैठ गए। गैबी मदद आई और ऐसी मदद आई सब हैरान और परेशान हो गए। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। ना होने पर भी एक बेगुनाह को मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी, ये है वो आखिरी हद। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है। सजा देने वाले जज ने अपनी जुबान से अपने घर में बैठकर किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस वीडियो के बाद नवाज शरीफ को कैद में रखने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। उनके खिलाफ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके बाइज्जत बरी किया जाए। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है। बड़े इल्ज़ामात लगाए मरियम नवाज साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वीडियो को दिखाने के बाद फिर उन्होंने फैसला ही सुना दिया था अपना कि नवाज शरीफ बेकसूर हैं, गलत सज़ा उनको दी गई है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही रोज़ जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज में वीडियो को जाली, झूठी और मफरूज़ों पर मबनी करार दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मवाक़े की गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसलों को मुतनाज़ बनाने के लिए की गई है। वीडियो जारी करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। जज अरशद मलिक ने वजाहत की कि फैसले के लिए मुझ पर कोई दबाव था, न कोई लालच। दबाव होता तो एक केस में बरी और एक केस में सज़ा कैसे सुनाता। इसी प्रेस रिलीज में उन्होंने इंकशाफ किया कि मुकदमात के दौरान नवाज शरीफ के ख़ानदान की जानिब से बारहा रिश्वत की पेशकश की गई। ताउन न करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। इधर वीडियो जारी होने के बाद हुकूमत भी हरकत में आई। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने भी मरियम नवाज की जारी करदा वीडियो की फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया। बात आगे बढ़ी और दोनों सियासी जमातों की जानिब से इस वीडियो पर रवायती सियासत का आगाज़ हो गया। अदलिया ने भी नोटिस लिया। जज अरशद मलिक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की और मुबैना वीडियो का मामला ज़ेर बहस आया। जज अरशद मलिक ने अपनी सफाई में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को खत लिखा और बयान हल्फी भी जमा करवा दिया। इस बयान हल्फी में भी जज अरशद मलिक ने कहा कि दौरान समाअत उनसे नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने राबता किया। उन नुमाइंदों के नाम भी बताए। नाम था नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी। इन दोनों साहिबान ने रिश्वत की पेशकश की और कहा नवाज शरीफ को केस में बरी कर दो और जो मांगना चाहते हो मांग लो। नवाज शरीफ देने को तैयार हैं। तमाम मामले के तनाजुर में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। वज़ारत कानून को ख़त लिखकर जज अरशद मलिक को ओहदे से फौरी हटाने की सिफारिश की और उनको केसेस की समाअत से भी रोक दिया। जज अरशद मलिक के ख़त और बयान हल्फी को नवाज शरीफ की अपील का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, लिखा है जज को फारिग करने का मतलब है कि मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया ने हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ का भी बयान आया इसी दौड़ में और नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा उनकी जानिब से किया गया। बोले नवाज शरीफ को जेल में रखने का जवाज़ अब ख़त्म हो गया है। अब साबिक़ वज़ीर आज़म की 1 मिनट की क़ैद भी गैर कानूनी है। तो मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त फैसले भी खुद सुना रही है। ट्वीट्स तो आ रहे हैं लेकिन कोई बयान हल्फी से मुतालिक कुछ नहीं बता रहा और ख़ास तौर पर एक इंतहाई अहम किरदार
नासिर जंजुआ कौन है और मियां साहब से उनके क्या मरासम है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब से कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान जब नुमाइंदगान ने समा के रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप जानते हैं, आपसे कभी मुलाकात हुई है नासिर जंजुआ की, तो न सिर्फ उन्होंने अपने बारे में कहा कि ना मैं जानता हूं ना मेरी मुलाकात हुई, बल्कि साथ साथ उन्होंने मियां साहब को भी इस चीज़ में क्लियर कराने की कोशिश की और कहा कि मियां साहब भी ऐसे काम नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि जो शवाहिद समा के पास हैं, जो तस्वीर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, जो वीडियोस हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, अगर वहां पर नासिर जंजुआ साहब मौजूद हैं नवाज शरीफ के साथ साथ, ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सफ़र की तस्वीर है, जहाज़ की तस्वीर है, उसमें आपको नवाज शरीफ के साथ वो नासिर जंजुआ साहब सीधे हाथ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी मुलाकातों में नासिर जंजुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी एक जगह पर मौजूद है, वहाँ भी नासिर जंजुआ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर यकीनन नाज़रीन के दिमाग में भी ये सवाल आता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर जानते हैं तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, या क्यों फिर गलत बयानी कर रहे हैं, क्यों पहचानने से इनकार कर रहे हैं। एक बार पहले सुन लीजिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किस तरह से डिनाई किया कि वो नहीं जानते नासिर जंजुआ कौन है। एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते। लेकिन समा आज की सबसे बड़ी खबर नाजरीन के लिए सामने लाया है, नासिर जंजुआ के नवाज शरीफ से ताल्लुकात के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने लेकर आया है। ये सारा चक्कर क्या है, मेहमान साथ मौजूद होंगे और मेहमानों से भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून से भी यकीनन हम जानने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब की मुलाकातें हो रही हैं, साथ दिखाई दे रहे हैं, हमें तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, कुछ वीडियो शवाहिद भी साथ साथ मौजूद हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नून एक वीडियो लेकर आती है एक जज के लिए और उसको खुद ही साबित करती है कि ये सही है और खुद ही उस पर फैसला सुनाने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब नासिर जंजुआ को लेकर अगर हमारे पास वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं और हमारे पास तस्वीर भी मौजूद हैं, तो फिर उसी पर नून लीग के जो कुछ रहनुमा हैं वो कहते हैं कि वो जानते नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसकी तरदीद करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि उनको इस बारे में मालूम नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक जानिब अगर आप खुद कोई वीडियो लेकर आते हैं, अगर खुद कोई तस्वीर लेकर आते हैं तो उस पर आप खुद ही फैसला भी सुना देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई मीडिया चैनल हक़ाइक़ सामने लेकर आता है नाज़रीन को दिखाने के लिए और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं बल्कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नासिर जंजुआ का नाम सामने आ रहा था, अगर ये नासिर जंजुआ का नाम आया और फिर उसके बाद वो तस्वीर भी आ गई, वो वीडियो भी आ गई, तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून की कोई भी शख्सियत इस शख्स को जानती नहीं है? नवाज शरीफ साहब जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं, क्या फिर भी कोई जानता नहीं है कि आप किससे मुलाकात कर रहे हैं, आप किसके साथ सफ़र कर रहे हैं? और एक बड़ी शख्सियत 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म अगर किसी के साथ घूम रहे हैं, अगर किसी के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन लोग आसपास के लोग जो करीबी लोग होंगे वो जानते ही होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि समा टीवी अपने नाज़रीन को 2 माह पहले ये बात बता चुका था। 23 मई वो दिन था कि जब नाज़रीन को बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब की एक खुसूसी मुलाकात हुई है और नईम अशरफ भट्ट वो खबर लेकर आए थे। एक बार फिर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और इससे पहले जेके न्यूज़ बुलेटिन में भी यही तमाम गुफ्तगू डिस्कस हो रही थी। तो जब बात करने की कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग नून से और उनसे पूछा जा रहा था कि नासिर जंजुआ को कोई जानता है, तो ना कोई इस बात की तरदीद कर रहा था, ना कोई तस्दीक कर रहा था, ना कोई ये मान रहा था कि नासिर जंजुआ आखिर है कौन। लेकिन नईम अशरफ भट्ट, आप इससे पहले भी बहुत अहम खबरें लाते रहे हैं, ये तो एक ऐसी खबर है जो आप 2 महीने पहले ही ले आए थे। जी बिल्कुल किरण, असल में 23 मई को जो रूटीन में हफ्ते बाद जुमेरात के रोज मुलाकातें होती हैं सब कैदियों की, इसी तरह मियाँ साहब की, ये भी 23 मई को एक जुमेरात उसी तरह की जुमेरात थी। उसी तरह रूटीन में पहला ग्रुप को तकरीबन 10:15 बजे अंदर गया और उसमें टॉप लीडरशिप होती है मुस्लिम लीग नून की, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे और दीगर जो नून लीग के रहनुमा थे, कुछ साबिक़ ब्यूरोक्रेट भी थे, वो सब अंदर जब गए तो 10:15 बजे, रोजे का दिन था, अंदर गए तो जो कमरा था जहां मुलाकात होती है मियाँ साहब से वो बंद था और उन्हें वार्डन ने रोका और उन्हें कहा कि आप इधर वेट करें क्योंकि अंदर एक शख्स जो है अकेले में मियाँ साहब से मिल रहा है और मियाँ साहब ने मना किया है कि कोई और ना आए। जब वो बाहर तकरीबन 20 मिनट ये सब खड़े रहे और 20 मिनट पहले से मुलाकात हो रही थी, तो जब वो दरवाजा खुला तो अंदर से एक शख्स निकले जो इनका नाम था नासिर जंजुआ, और नासिर जंजुआ से फिर कुछ लोग मिले, कुछ उन्हें जानते भी थे, वो 5-10 मिनट उधर उनके साथ बैठे भी मियाँ साहब के साथ, फिर वो चले गए। पहले
और वो बाकी चले गए। फिर इसको रखा गया खुफिया, उसी दिन किसी ने नहीं बताया, रूटीन में होता रहा। 2 दिन बाद 25 मई को समा ने ये राज खोला और ये खबर दी कि इस्लामाबाद की एक अहम अरबपति शख्सियत जो है कारोबारी, वो मियाँ साहब से इस तरह 45 मिनट में अकेले में मिली है और इस तरह फलां लोग जो थे वो बाहर खड़े रहे और ये उनमें तय हुआ। अच्छा, नाम उस वक्त हमें पता था नासिर जंजुआ है, लेकिन उस वक्त ये इतने मकबूल या वो नहीं थे, इतना पता नहीं था लोगों को। इवन किरण, एक बड़ी मुज़हिका है इस बात है कि कुछ चैनल्स ने, कुछ अखबारात ने हमारी खबर को इस तरह फॉलो किया कि वो टॉप के दूसरे जो नामवर बिजनेसमैन हैं उनकी मुलाकातें करवाते रहे। अब नासिर जंजुआ का किसी को नहीं पता था, हमें उस वक्त भी पता था। है वो आज जब वो खबर वो कड़ी उस तरह अहम हुई, उस तरह मिली कि जब जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि नासिर जंजुआ उन्हें रिश्वत की ऑफर करते रहे नवाज शरीफ को बरी करने के, ये इल्जाम उन्होंने लगाया और कहा कि उसके बाद फिर नासिर बाट का कहा कि वो धमकियां देते रहे। जब ये हुआ तो फिर वो खबर दोबारा 1.5 महीने पहले वाली वो जिंदा फिर समझ आई कि वो अकेले में 45 और फिर वो खबर हकीकत साबित हुई, जो खबर आप ऑलरेडी 2 महीने पहले दे चुके थे। और साथ साथ आपने ये बताया कि मिनोआन जिस तरह से हमारी खबर को आगे चलाया गया, तो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है कि अगर बात की जा रही है तो फिर किस तनाजुर में की जा रही है। लेकिन फिर वही गड़बड़ हुई क्योंकि नकल की गई थी। बहुत शुक्रिया, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बुखारी साहिबा भी साथ मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, मैं तमाम गुफ्तगू आपकी सुन रही थी, आप बात कर रही थी इससे पहले भी इसी तनाजुर में। मुझे ये बताइएगा, ये जो 23 मई की मुलाकात हुई है जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम, आपको इस मुलाकात के बारे में कुछ पता है? बहुत शुक्रिया किरण। मैं कुछ बातें ज़रूर यहाँ पर, अब चूँकि सब लोग सुन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जेल में एक मुलाकात अगर वो बकौल भट्ट साहब के जो है हुई है, मुझे नहीं मालूम इस हवाले से। 400-450 लोग एवरेजली मिलते थे मियाँ साहब को हर वीकेंड के ऊपर, और उसमें मुख्तलिफ बैजेस बनते थे जिसके अंदर लोग उनको मिलने के लिए जाते थे। कुछ उनके ज़ाती दोस्त होते थे और फैमिली जो है वो सबसे एंड पे आती थी, बीच में पार्टी के लोग मिलते थे और कभी कभी वो मिक्स भी हो जाया करते थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस बात के ऊपर फोकस होना चाहिए उसकी बजाय फोकस ये है कि जब मियाँ साहब जेल में थे, जब फैसला आ चुका था, वो जेल में एक दफ़ा तभी बुनियादों पर वापस आने के बाद दोबारा जेल जा चुके थे। जब 23 मई हुआ तो एक शख्स की मुलाकात हुई, उस पर पता नहीं क्या आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आप खुद कह रही हैं, मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है, आप खुद कह रही हैं 400-450 लोग हर मुलाकात पे मिलने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ बैजेस बनते हैं। अगर 400-450 लोग मिलने जाते हैं, जितना वक्त होता होगा, अगर 50-50 लोगों को भी एक साथ भेजा जाए तो काफी सारे लोग एक साथ जाते होंगे। लेकिन अगर एक वाहिद शख्स मुलाकात के लिए अकेले जाता है, 45 मिनट की मुलाकात होती है, बाकी तमाम सीनियर जो कायदीन हैं, जो इस जमात के कायदीन हैं, वो बाहर इंतजार करते हैं, तो यकीनन फिर तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या डिस्कस हो रहा था अंदर? किस बात पे उठता है किरण? अंदर भाई आपको ये अजीब बात कर रही हैं आप, वैसे अजीब बात कर रही हैं आप किरण। एक शख्स जो कैद में है और उनसे मुख्तलिफ लोग मिलने आते हैं, कई लोग उनके ज़ाती दोस्त हैं, कई लोग उनके कारोबारी दोस्त भी होंगे, कई लोग उनके फैमिली के वो लोग हैं जो इमीडिएट फैमिली के अलावा मिलते हैं। मेरी बात तो सुन लेने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा क्वेश्चन ले लीजिए साथ साथ, फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। मेरी गुजारिश कर लीजिए। नहीं होता, शायद नहीं होता, शायद नहीं होता एक शख्स के सवालात, एक शख्स के 45 मिनट की मुलाकात पे शायद कुछ सवाल नहीं होता। लेकिन अगर वही जज जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वीडियो सामने आई, अगर वही जज वो नाम न लेते तो यकीनन शायद इस पे कोई सवाल ना उठ रहा होता। लेकिन अब जज की जानिब से नाम सामने आया, उन्होंने उसका तस्करा किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 45 मिनट मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है? जी उस्मा साहिबा, कमाल है। मतलब उन जज से मुलाकात पे आपको एतराज नहीं है जो नासिर भट्ट साहब के साथ पता नहीं मुतअद्दिद जो है वो मीटिंग्स जो है वो करते हैं, उनके साथ खुशगवार माहौल में बैठे होते हैं और कहते हैं मुझे धमकियां मिल रही थी। जिस आदमी को धमकियां दी जाएं और जिससे दी जाए, क्या वो इस तरह बैठता है जो वीडियो में आपने देखा? फिर 2-3 और तस्वीर भी जो है वो एक ऑफिस के अंदर जो है नासिर भट्ट साहब के, उस ऑफिस में शेयर हुई हैं जिसमें जज साहब जो है वो चाय फरमा रहे हैं और बड़े फ्रेंडली माहौल में बैठे हैं। उस मीटिंग की आपको फिक्र नहीं है, आपको इस मीटिंग की फिक्र है कि जी वो एक जेल में मुलाकात हुई मियाँ साहब की, मियाँ साहब के कई कजन्स, मियाँ साहब के कई जो दूर के रिश्तेदार हैं वो हम सियासी लोगों के साथ मिला करते थे, क्योंकि बाद में फैमिली जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ वो खाना खाते थे। और मुझे हैरत यह है किरण, आप एक बड़ी अच्छी सीजन जर्नलिस्ट हैं
क्या फोकस आज हमारा इस पे होना चाहिए कि जज साहब ने जो इल्ज़ामात आज लगाए हैं वो इल्ज़ामात का वो सबूत दें, और फिर यह है कि आज तक उन्होंने इन इल्ज़ामात का ये वीडियो आने से पहले भी कभी जिक्र नहीं किया। इस फैसले को भी 1 साल हो गया, 1 साल से मियां साहब जेल में हैं और उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं फरमाया। मुझे सवाल ये उठना चाहिए कि जो धमकियां उनको दी जा रही थी बकौल उनके, जो उनको रिश्वतों की ऑफर हो रही थी, उसके ऊपर उन्होंने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? वो खुद जज है, उनको ये भी याद होगा कि वो जज है और वो खुद किसी को सजा दे सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आप वीडियो निकालिए ना बीबी, जरा उसको निकाल के देखिए, उसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लिखो, मैं लिखवाना चाहता हूँ, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे दबाव आया। और हमने तो, मैंने जैसे पहले कहा कि हम कोई किसी से झगड़ा नहीं चाहते, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी से मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि एक जज साहब ने हमारी ही पार्टी, वो नासिर भट्ट भी हमारी पार्टी के है ना, उनकी भी बहुत सारी तस्वीर है, उनका बिल्कुल एक ताल्लुक है। मैंने ये नासिर जंजुआ साहब का भी ताल्लुक होगा मियां साहब से, बिल्कुल होगा, वो उनके दोस्त होंगे। लेकिन इस पे जेल की मुलाकात पे इतनी उस्मा साहिबा लेकिन करीबी दोस्त लग रहे हैं, प्राइवेट जेट के साथ बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में साथ बैठे हुए हैं, फिर जेल की मुलाकात के हवाले से बात आ रही है। एक सिर्फ लाइन कंप्लीट कर लूं, जी मैं एक सिर्फ लाइन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर कहिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम इसके ऊपर एनर्जी सर्व करें और ये तलाश करने की कोशिश करें कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा। जज साहब को सिर्फ एक एफिडेविट दे के फारिग हो जाना चाहिए या इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो हमारे पास सबूत है उनको भी हमें सामने लाना चाहिए किसी फोरम के ऊपर। और हम कह रहे हैं कि सुओ मोटो लीजिए, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। जज साहब ने उस वीडियो में एतराफ़ जुर्म किया है, उन्होंने कहा मुझ पर दबाव था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता था, एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं बनता था, फिर लिखवा रहे हैं ये लिखो वो लिखो। ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक नासिर जंजुआ साहब की मुलाकात हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उससे आप क्या, नासिर जंजुआ के साथ अगर उन्होंने 2 धमकियां दी हैं, पैसों की ऑफर की है, ये इशू है जी, इसको हाईलाइट होना चाहिए, इसके ऊपर जज साहब को सबूत लेके आना चाहिए। उनकी तस्वीर फलाने के साथ उस्मा साहिबा जो बातें आप कर रही हैं, क्योंकि ये मामला नया नहीं है, पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और पिछले 1 हफ्ते से यही सब कुछ डिस्कस हो रहा है। लेकिन नासिर जंजुआ के बारे में अब आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो हकाइक सामने आ रहे हैं, जो आज की खबरें सामने आ रही हैं, उसी से मुतालिक मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगी। इस हवाले से जो आप बात कर रही हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करें, इस पे तो हम पिछले 1 हफ्ते से बात कर ही रहे हैं और यही वो इल्जामात हैं जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून बार बार बात कर रही है कि ये होना चाहिए। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। खालिद अजीम साहब, खालिद कैसे देख रहे हैं आप? जी 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 जी, मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, एक बात और देखिए। अब जज साहब के 2 मुख्तलिफ बयानात हैं हमारे सामने। एक बयान है जो उन्होंने वीडियो की शक्ल में दिया है, जिसमें शक्ल क्लियर है। पहले तो कहा जा रहा था ये फेक है, ये मैनिपुलेट हुई है, ये जाली है। अब जब सबको पता चल गया कि ये ओरिजिनल है, तो उनका एक वो सामने करैक्टर है जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं, बहुत सारे दबाव की बात कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं। दूसरा उनका एक प्रेस रिलीज है जो मुझे नहीं पता किसने लिखी है और कहाँ लिखी है। आज शहजाद अकबर साहब और फरोग नजीम साहब तो ऐसे वो सुना रहे थे जैसे उन्होंने लिख के भेजी थी ये सारी प्रेस रिलीज। 6-7 दिन लगे ये स्टांस लेने में, 6-7 दिन लगे। ये नासिर जंजुआ को, उनको पहले दिन जब प्रेस रिलीज आई थी ना और नासिर भट्ट को एक्सेप्ट किया था, उस वक्त भी अब देखिए ना 2 उनके खुद एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरा नासिर भट्ट से ताल्लुक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं खालिद साहब का कमेंट ले लेते हैं से अलग जाली है। उस्मा साहिबा आप ही की बात पे कमेंट ले लेती हूँ। खालिद साहब, मुस्लिम लीग नून उस्मा साहिबा की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप ये सवाल ना करें, ये बात ना करें, बड़ी फजूल बात है कि नासिर जंजुआ कौन है। आप ये बात करें कि जज के साथ मुलाकातें क्यों हो रही थी, इस पे बात करनी चाहिए। इस टॉपिक पर जो आज हम डिस्कस करेंगे फजूल टॉपिक, ऐसे बंद कर दें। आपकी मर्जी है, जिस तो मर्जी करें। देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हकीकतन उस वक्त तक में मामला तय नहीं होंगे जब तक इसकी बाज़ाब्ता तौर पे कोई इंक्वायरी नहीं हो। पहले दिन जब ये केस सामने आया था, ये मरियम साहिबा ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 6 जुलाई को, तो उस वक्त भी हमारी राय यही थी कि इसकी थ्रेडबेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और मुनासिब होगा कि अगर अदालती तहकीकात हों। इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन वो जिस बात पे बहुत नाराज़ हो रही है, ज़रा मैं थोड़ी उसकी ये वजाहत कर दूँ। अगर नासिर जंजुआ नाम का जो शख्स है उसके हवाले से ये बात ना हो कि वो रिश्वत देने का उन पे इल्ज़ाम ना हो, और उसके बाद ये अगर कोई बंदा खोज लगाता है कि ये वही नासिर जंजुआ साहब हैं जिनका नवाज शरीफ साहब से इतना करीबी ताल्लुक़ था कि सीनियर रहनुमाओं को बाहर रोक के तो 45 मिनट अगर वो उनसे मुलाकात करते हैं, उससे नासिर जंजुआ साहब की अहमियत और इस मामले में मुलव्वस होने के बारे में उनका जो किसी जगह पे मौजूद होना,
वो यकीनी तौर पे रिलेट होता है आपस में, इस वजह से हम कर रहे हैं। इसमें ख्याल है उज़मा साहिबा को इसमें इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये बात ठीक है कि ये तमाम के तमाम किरदार जिनका उन्होंने नाम लिया, 6 अफराद का नाम लिया है जज साहब ने, जिसमें नासिर जंजुआ हैं, जिसमें कुछ जिलानी साहब हैं, नासिर भट्ट हैं, मियाँ तारिक हैं, तारिक भट्ट, मियाँ तारिक हैं, मियाँ तारिक के बेटे हैं, और एक खुरम साहब हैं, इन खुरम यूसुफ, इन सब को इंटेरोगेट किया जाना चाहिए। और इस बात की भी बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए कि जो उनका कहना ये था कि मेरी मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब से जाती उम्रा में जाके, जिसके बारे में हमने पहले सवाल किया था, तो उज़मा साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि वो ना फ़िलहाल उसकी तरदीद कर सकती हैं ना उसकी तस्दीक कर सकती हैं। उस सारे मामले की ज़रूर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जज साहब मियाँ साहब के पास क्यों गए और उनकी आखिर वो क्या मजबूरी थी, और इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, कोई जो उनकी मुल्तान से मुतालिक वीडियो है जिसके बारे में उन्होंने खुद आज मुल्तान का जिक्र किया है, उस वीडियो का नाम लेके मरियम साहिबा ने कहा कि उसकी बुनियाद पे जज को ब्लैकमेल किया गया और फैसला लिखा नहीं, उन्होंने उनसे लिखवाया गया, उन्होंने फैसला किया नहीं, उनसे करवाया गया। ये भी देखना है कि उस वीडियो को क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, या फिर जिस तरह जज साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी वो जो मुल्तान की वीडियो है उसको इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, और उनको ब्लैकमेल करके उनकी मुलाकातें भी करवाई, और उसके साथ साथ उनको प्रेशराइज भी जो है वो किया जाता रहा। और ये भी देखना होगा कि जज साहब मुलाकात के लिए तो प्रेशराइज हो जाते हैं, तो फिर जो उनसे करने के लिए कहा जा रहा था वो उन्होंने क्यों नहीं किया। और एक चीज़ और देखनी होगी कि अगर जज साहब ने उनका मुतालबा माना नहीं, तो जैसे वो कह रहे थे कि वो एक क्लिक पे था और कहा था कि वो वीडियो फौरी तौर पे वायरल हो जाती, तो फिर क्या तरस आ गया था मुस्लिम लीग नून वालों को कि उन्होंने उनकी वो वीडियो जो है उसको रिलीज नहीं किया था। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और बहरहाल इसमें एक सवाल का जवाब जरूर बनता है जी, उसमें चाहे वो अब सुप्रीम कोर्ट जब 16 तारीख को इस मामले को टेक अप करेगी तो वो इस बात को ज़रूर देखेगी कि जज साहब की इस दौरान किन किन जगह पे मुलाकातें होती रही हैं, और ख़ास तौर पे जिन मुलाकातों का वो खुद तस्करा कर रहे हैं उसका मुहर्रक क्या था और उसके नतायज क्या सामने आए, ये सारी चीज़ें। और जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खालिद साहब। उज़मा बुखारी साहिबा, आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ इस बात पे। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, JIT जब बनी थी बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हुई थी, उसके बाद फिर हम सबके सामने है क्या फैसला आया था, किस तरह से हुआ था, लेकिन आज की जो जजमेंट आई उस पर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे फतह हुई है, जीत हुई है, मामला अभी चल रहा है, छानबीन अभी इसकी होगी। तो कैसे नून लीग ये तसव्वुर कर रही है कि फतह हो गई है या फतह होने वाली है? देखिए, मैं तो एक तो पहली बात बिल्कुल किरण और खालिद साहब को मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं कतई नाराज़ नहीं हूँ और ये आपका हक है, आपका चैनल है, आपकी अपनी, चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी राय है, जैसे मर्जी जो है वो करें। लेकिन मैंने सिर्फ गुजारिश ये की, मेरी नज़र में मैं समझती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं मैं उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो सवाल आपने किया है, देखिए मेरी गुजारिश इसमें यह है कि एक तरफ ये जो बार बार आपने भी अभी इंट्रो में कहा था, अभी खालिद साहब ने भी कहा कि मरियम नवाज ने इल्ज़ामात लगाए कि दबाव में, मरियम नवाज ने इल्ज़ामात नहीं लगाए। मरियम नवाज ने जो वीडियो में कहा जा रहा था उसको उन्होंने बाआवाज़े बुलंद बोल के बताया तमाम जर्नलिस्ट को कि वो क्या कह रहे हैं, साथ ट्रांसक्रिप्शन भी उसका चल रहा था। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसमें मरियम नवाज के इल्ज़ामात की तो बात ही नहीं है। मरियम नवाज ने तो जो जज साहब कह रहे थे वो कौम के सामने रख दिया, और अब उन्होंने उस वीडियो के अंदर, जैसे मैंने कहा, देखिए दो मुख्तलिफ पोजीशंस है, दो मुख्तलिफ हमारे पास सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है वो वीडियो बयान जो असल है, जो बिल्कुल हकायक पे मबनी है, जिसमें जज साहब जो है वो प्रूव होते हैं कि वो बैठे हैं और बड़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो अपना इतराफ़ जुर्म लिखवा रहे हैं। दूसरा एक प्रेस रिलीज है जिसका कोई फेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो प्रेस रिलीज कहां से आई है और वो किसने तैयार की है, और वो 6-7 दिन लगे वो प्रेस रिलीज। मेरा सवाल ये था कि कैसे आप लोगों को पता कैसे फील हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप ऐड कर लीजिएगा। मैं आखिरी जुमला आपसे लेना चाहती हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं जानते हैं नासिर जंजुआ कौन है, आपको कुछ भी मालूम है, कभी कोई मुलाकात हुई हो आपकी? मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन पहले जो मुझे कहना है, जो इम्पोर्टेंट बात है मुझे वो कहनी है, और वो ये है कि इन दोनों, एक वीडियो और ऑडियो और एक खाली कागज, इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि, और जो 7 दिन के बाद आया है कागज, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो असल है और जो खुद अपने मुंह से बयान किया जा रहा है
उस पर तस्दीक की जा सकती है या किसी और पर नहीं की जा सकती? तरीके से समझती हैं, आखिरी जवाब दे दीजिए प्लीज, जानती हैं नहीं जानती नासिर जंजुआ को? जी मैं नहीं जानती हूँ, जी मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है उस्मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। खालिद अजीम साहब और नई मशर तहलका खेज खबर 2 महीने पहले भी आप नाज़रीन को दे चुके हैं और अब आपने नाम के साथ और सबूत के साथ चीज़ें नाज़रीन को दिखाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। मुरीद अब्बास कत्ल केस के बाद ये केस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तय दर तय खुलता जा रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। जैसे जैसे एंकर मुरीद अब्बास और ट्रांसपोर्टर खजर हयात कत्ल केस की तफ्तीश चल रही है, वैसे वैसे नित नए इंकशाफात हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि मरकजी मुलजिम जिसका नाम आतिफ जमान बताया जा रहा है, अब तक के तीनों बयानात में तजाद उसका मौजूद है। ये शुबा भी मौजूद है कि मुलजिम अपने भाई आदिल को, अदनान को माफ़ कीजिएगा, बचाने की कोशिश कर रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि मुलजिम ने सरमायाकारों को गुमराह करने के लिए सामान पकड़े जाने की झूठी कहानी सुनाई है और उनकी दी हुई रकम बैरून मुल्क दौरों पर उड़ाता रहा है। बहरहाल पैसे डबल कर देने वाले कारोबार का ड्रॉप सीन जानी नुकसान के साथ हुआ है। लेकिन अब कारोबार में शामिल किरदार जैसे हुमायूं कैसर और सरमायाकार एक एक करके सामने आ रहे हैं। टायरों के कारोबार में वो लोग जो सालों से पैसा लगाकर मुनाफा ले रहे थे, उन पर यह इंकशाफ हुआ है कि आतिफ जमान का तो कोई कारोबार ही नहीं था, वो कोई बिजनेस ही नहीं करता था। यानी वो नामवर शख्सियात से मिलता था, उनके रेफरेंस से सरमायाकारों को घेरता था, अपने बिजनेस के लिए बड़ी रकूम उनसे निकलवाता था, लेकिन उसका टायर्स की इंपोर्ट का कोई कारोबार नहीं था, सब फ्रॉड था। सरमायाकारों को अंधेरे में रखा गया, एक लंबे अरसे तक उनके साथ धोखा किया गया, झूठ बोला जाता रहा। समा ने टायर फ्रॉड बिजनेस के 2 अहम किरदार सदफ और अयाज से खुसूसी गुफ्तगू की है। जरा सुनिए क्या क्या इंकशाफात उनकी गुफ्तगू में हुए हैं। बिल्कुल देखें, जिस तरह सबने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, हम तो खुद बर्बाद होके बैठ गए। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। उल्टी एक तो मीडिया ने इतना ज्यादा तंग किया हुआ है कि उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, कोई हमसे पूछे तो कि हमारे साथ हुआ कितना बुरा है, कोई हमसे पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लोग हमसे मतलब पूछे तो कि सब लोग गए, सारे जितने भी लोग, क्या बोलूँ मैं, हम सब परेशान बैठे हैं। आतिफ जमान ने किसी को भी हायर नहीं किया था, ना उमर को, ना मुझे किया था, ना किसी और को किया था। सबकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, सबके जिस तरह प्रॉफिट आ रहे हैं वो आ रहे थे, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो हायरिंग करे। लेकिन कोई उसने एक सिर्फ सबको, जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सबको बिठा के एक विजन दिया कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी है, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी है। ऐसा करते हैं कि मैं एक बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा, लेकिन कोई अभी कुछ किया नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं एक चीज बनाऊंगा, मेरा ये विजन है, और आप लोग जो हैं जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसको उतनी डायरेक्टरशिप मिल जाएगी। मुरीद की इतनी हो जाएगी, मुदस्सिर साहब की इतनी हो जाएगी, अयाज साहब की इतनी हो जाएगी। ठीक है, सारे पढ़े लिखे लोगों को जमा करके उन्होंने इर्द गिर्द जमा किया हुआ, सारे पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने कहा विजन अच्छा है, हाँ अच्छी बात है, कंपनी बननी चाहिए, प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। भी नहीं पता था मेरे भाई, जिस तरह किसी को कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो एक, अगर आपको कोई शख्स कह रहा है ये मेरी दुकान है और वो बात भी उन लोगों से इसी तरह कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो उसकी दुकान है। अगर वो किसी वेयर हाउस को दिखा रहा है ये मेरा वेयर हाउस है और वहाँ सारे लोग उसे सलाम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये लग रहा है कि उसका वेयर हाउस है। वो कह रहे हैं ये गाड़ियाँ मेरी हैं, और वो जो गाड़ी जिसकी वो शोरूम है वो भी कह रहे हैं हाँ आतिफ भाई आपका सब कुछ है, तो फिर वो भी यही लगेगा ना उनका है। आप मुझे अभी आके कहते हैं कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, तो क्या और आपको लोग एडमायर, मतलब उस तरह बोल भी रहे हो हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सामने वाला क्या कहेगा? लेकिन ऑफ कोर्स वो इस तरह से प्रोजेक्शन हो रही थी कि वो 100% सही लगता था, कि 100% वो प्रोजेक्शन इस तरह की गई थी
कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सबको बेवकूफ़ बना दिया गया, चाहे वो टीवी एंकर हों, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो किसी कोई बड़े ऑफिसर्स हों या किसी के कोई पीए हों। इसमें सारे और बड़े लोगों से शो कर दिया गया कि जी ये मेरा सर्कल है, जो सब लोगों को दिखा दिया गया कि जी ये मेरा सर्कल है। अब एक इतना समझदार कोई एंकर बैठा हुआ है, कोई एक दूसरा बैंकर बैठा हुआ है, कोई तीसरा और पढ़ा लिखा कोई प्रोफेसर भी बैठा हुआ है, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन भी बैठा हुआ है, तो किसका शक जाएगा कि ऐसी चीज चल रही है। और जो नौकरी वाले लोग होते हैं वो सीधे साधे सिर्फ पेपर वर्क करने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं। उसने जो नौकरी वाले, जो करियर ओरिएंटेड लोग थे, उनके दिमाग को इस्तेमाल कर लिया। देखें, ये तो सबके सामने आ गया है ना कि क्या था तुझमान, लेकिन वो सिंगल ऑपरेशन, सिंगल माइंड चल रहा था। ना मुझे कुछ पता था, ना मेरे शौहर को कुछ पता था, ना उमर रेहान को कुछ पता था, ना मुदस्सिर भाई को कुछ पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। सबको ये था कि ये मेरे टायर का इतना बिजनेस है और टायर में बहुत प्रॉफिट होता है। शुरू में सब कुरेदते भी थे, इनफैक्ट हम भी पूछते थे ये किस तरह होती है इम्पोर्ट, ये क्या होता है। तो उसने बताया कि मेरे पार्टनर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं, ये होता है, आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको लोगों को बताऊंगा। लेकिन वो नौबत ही नहीं है, वो बताया ही नहीं गया, हमें नहीं पता था कुछ। मेरे अपने शौहर के कितने पैसे लगे हुए थे आगे देखें सबसे, अगर सिर्फ मेरे या मेरे शौहर के तो टोटल पैसे नहीं थे ना, हमारे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे। हमारे दोस्त थे, हमारे रेफरेंसेस थे। अब मैंने थोड़े से अपने अगर 20 लाख रुपए लगाए, मेरे पास अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे अपने दोस्त ने भी कहा यार अच्छी चीज चल रही है, यार आप कहाँ से आ रहे हैं। ये डिस्कशन चल रहा है ना कि भाई मुरीद साहब को देख के एक ने लगा दिए, एक ने मुदस्सिर साहब को देख के लगा दिए, एक ने जब हमें देखा तो हमारे दोस्त ने लगा दिए, हमारे भाई ने कहा यार चलो यार महीने का अच्छा खर्च वो हो जाएगा, निकल जाएगा। किसी के भाई ने लगा दिए, किसी की बहन ने लगा दिए। इस तरह सब एक चेन चलती रही। हाँ ठीक है। और सब जिसको भी उठा लें सबको यही कहा जाता था कि जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कोई ऐसी नेगेटिव चीज थी ही नहीं, हमें नहीं बुलाया गया था, कुछ पता ही नहीं था हमें, ये पता ही नहीं हमें कहा जाता था, क्या बताएं हम। है ना, ये वो सिंगल अपना काम करते थे, जो भी था कहते थे आप लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ। तो सबको अपने पोस्ट डेटेड चेक्स देता था सर, वो गारंटी का चेक देता था, देखिए और प्रिंसिपल के साथ दे देता था सबको, ये मेरा चेक है, ये रखें और आपके पैसे मिले, आप इस डेट को जमा करवा दीजिएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो उससे पहले ही कहता था कि नहीं अब चेक नहीं जमा करवाइएगा, ये प्रॉफिट है, ये कैश है, अगर आप लोग ले रहे हैं तो ठीक है। अब बाज लोग क्या करते थे, प्रॉफिट ले लेते थे और बाज लोग प्रॉफिट नहीं लेते थे, वो कहते थे री इन्वेस्ट कर दो। लोगों को तो ये होता है ना कि भाई हमारे पैसे जमा रहे हैं एक जगह, और उन्होंने अपना इम्प्रेशन भी ऐसा बनाया हुआ था कि बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग है, ईमानदार है, या इस तरह का इमेज बना हुआ था, और सबके साथ इसी तरह चल रहा था। पता है इवेंचुअली तो फ्रॉड था ना। मैं इनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ, अयाज। हाँ जी, इवेंचुअली तो सबके सामने आ गया कि यस इट इज अ फ्रॉड। हम सारे फंस गए, वी हैव ऑल बीन विक्टिमाइज्ड। जितने भी लोगों ने अपने पैसे, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के पैसे डाले, वो सब फंस गए, हम लोग विक्टिमाइज हो गए। वी आर विक्टिम्स ऑफ अ स्कैम जो हम समझ नहीं पाए इस अरसे में, क्योंकि सबको प्रॉफिट टाइम से मिल रहा था, सब खुश थे, प्रॉफिट आता था, री इन्वेस्ट कर दो, थोड़े पैसों की जरूरत है वो कैश ले लो, बाकी री इन्वेस्ट कर दो यार, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर बढ़ के आ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन साइकी है। कारोबार में तो मुझे कभी इन ही नहीं किया गया। मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मेरी इनसे मुलाकात 2017 में हुई थी। 2017 में हुई थी। मैं दुबई इस्लामिक बैंक का ब्रांच मैनेजर था, वहाँ पे इनका अकाउंट था, वहाँ पे ये क्लाइंट थे हमारे। ऑब्वियसली अब मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, क्लाइंट से सलाम दुआ तो करता ही हूँ, ये हमारा काम है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस कारोबार में, इस फ्रॉड कारोबार में, जो ज़मीन पर था ही नहीं, जो सिर्फ दिखाया जा रहा था, उसमें अपना तमाम कुछ पैसा लगा दिया, उन लोगों को मालूम ही नहीं था। और क्योंकि ज़्यादातर लोग मीडिया के लोग हैं, आगाज़ में उन्होंने कुरेदने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उनको दिखाई देने लगा कि प्रॉफिट तो मिल रहा है पैसों के ऊपर, तो फिर
ये बात फिर वहाँ तक पहुँची नहीं कि मालूम किया जाता। लेकिन जिस तरह से अब लोग सामने आ रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, इस तरह से और भी शायद मज़ीद चेहरे हमारे सामने आते जाएंगे जो बताते रहेंगे कि उन्होंने कितने कितने पैसे लगा दिए हैं, कितना कितना नुकसान कर दिया। लेकिन अहमद रहमान, सवाल यहाँ पर ये उठता है, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतनी बड़ी रकम का मामला है, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक जानिब हम देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आती है और उस पर FIA की जानिब से कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब FIA की जानिब से, मैंने खुद भी FIA से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन FIA की जानिब से जवाब मुझे ये मिला कि ये केस अब तक हमारे पास आया ही नहीं है, तो हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं। FIA क्यों इस पर खामोश है, क्यों कुछ नहीं कर रहा है? जी देखिए, अभी भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो जो पुलिस कर रही है वो मर्डर रिलेटेड कर रही है और इस रिलेटेड कर रही है कि ये पूरा झगड़ा हुआ क्यों और ये कंपनी क्या थी और वो कितने जो है वो अरसे से काम कर रही थी और कितना पैसा और किस किस का पैसा इन्वेस्टेड था। तो इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। जो मेरी पुलिस हुक्काम से भी बात हो रही है और मुसलसल दीगर एजेंसी से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी बात होती है, तो वो यही बताते हैं कि अब तक कोई ऐसा शख्स जो कि ये कहे कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, कोई इस तरह की दरखास्त लेके कोई कंप्लेनेंट अभी तक जो है वो उनके पास नहीं आया है। तो वो यही कह रहे हैं कि जिन लोगों तक ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 6-7 चेहरे जो कि बड़े नामवर हैं और मशहूर भी हैं, चाहे उनमें बैंकर शामिल हों या फिर उनमें मीडिया पर्सन्स, ये कहानी सिर्फ उन तक मुश्तमिल नहीं है बल्कि उन्होंने दूसरों लोगों के भी जो है वो पैसे लगा रखे थे। अहमद रहमान, वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अहमद वही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पर कौन गया था FIA में, कौन लेके गया था दरखास्त, खुद कार्रवाई की थी ना, खुद छापा मारा था, खुद गिरफ्तारी अमल में आई थी। तो ये जब इतना बड़ा स्कैम खुल के सामने आया है, करोड़ों के कारोबार की बात हो रही है, कोई कारोबार है नहीं, तो फिर इस पे FIA किस बात का इंतजार करेगी कि कोई दरखास्त लेकर आए फिर उसके बाद काम शुरू होगा? बिल्कुल किरण, होना यही चाहिए कि इदारों को खुद अपने तहत जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम सामने आया है और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जो हमारी तफ्तीशी हुक्काम से बात हुई है वो ये बोलते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बैंकर्स भी जो है वो इस केस में मुलव्विस हों, मीडिया पर्सन भी मुलव्विस हों और उनको ये वो उस बंदे से सवालात ना करें कि कोई लिखत पढ़त नहीं है, अरब रुपए का कारोबार हो रहा है और साथ ही साथ कोई जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो किसी बैंक के थ्रू नहीं की जा रही है, फिर जो कोई लिखत पढ़त नहीं हो रही इस कारोबार में, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे दिया जा रहा है। तो ये कौन सा कारोबार था, क्यों उन्होंने इस पे पैसे लगाए और सवालात क्यों नहीं किए? क्योंकि कारोबार में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। लेकिन अगर ढूंढा जाए अहमद रहमान तो बहुत सारी चीजें इस केस में मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अगर आतिफ जमान उन्हें अपना पोस्ट डेटेड चेक दिया करता था तो बहुत सारे लोगों के पास पोस्ट डेटेड चेक्स भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मुरीद अब्बास की अहलिया ने बताया था अपने पहले बयान में कि इस शख्स के पास पैसे मौजूद हैं, हमें पिछले 2-3 महीने से परेशान कर रहा है, हमारे पैसे नहीं दे रहा, बहाने कर रहा है, तो यकीनन शायद उसके पास रकम भी मौजूद हो, कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह जाने कि किस बात का इंतजार FIA की जानिब से किया जा रहा है कि सिर्फ ये इसकी तहकीकात यहाँ तक महदूद हैं कि मर्डर के हवाले से देखा जाए, कत्ल कैसे हुआ इस हवाले से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, क्योंकि ये केस जिस तरह से चल रहा है ये आगे बढ़ता रहेगा और यकीनन ये अपने आखिरी अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा। प्रोग्राम में एक और अफसोसनाक वाक़या इसका जिक्र करती हूँ। हैदराबाद के एक घराना, इस पर क़यामत टूटी। GOR कॉलोनी, यहाँ 3 रोज़ पहले अपनी बहन के साथ लापता होने वाला एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम कादर दौरान इलाज दम तोड़ गया। उसकी बहन रुखसाना जिसकी उम्र 9 साल थी, उस बच्ची की लाश बिस्मिल्लाह सिटी से मिल चुकी है। दोनों बच्चे घर से बर्फ़ लेने के लिए गए थे, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आए। अहले खाना ऐसा बता रहे हैं कि कादर ने अपने और बहन के अगवा का इल्ज़ाम एक मुर्गी फरोश था वहाँ पर उस्मान उस पर लगाया है। समा के नुमाइंदे पवन कुमार इलाके में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके घर वाले कैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कितनी दूर वो जगह थी पवन कि जब बच्चे वहाँ पर गए और उसके बाद गायब हो गए। बिल्कुल, ये हैदराबाद का सबसे बड़ा इलाका है GR कॉलोनी और ये GR थाने की हदूद में लगता है। बाबर शाह कॉलोनी की ये रिहायशी है। तकरीबन दोपहर 8 जुलाई को ये वाक़या रौनमा हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 2 कमसन बहन भाई है, भाई का नाम जो है अब्दुल कादर है और रुखसाना बहन है उसकी।
वालदीन के मुताबिक तकरीबन दोपहर में जो है 8 तारीख को वो घर से बाहर निकले थे बर्फ़ लेने के लिए, जिसके बाद जो है बाहर लौटे नहीं वापस। और जो वालदीन ने जो है अड़ोस पड़ोस में जो उसकी जो है वो पूछगछ भी की, मगर मालूमात उन्हें नहीं मिले। तकरीबन रात को जो 10 बजे है यहाँ पर GR थाने की हदूद की पुलिस है, उनके कोई 2 एहलकार इनके घर पर आए हैं। ये आपके साथ वालिद से आपके साथ भाई मौजूद हैं, दोनों भाई आपके साथ दोनों बच्चों के भाई मौजूद हैं। जरा इनसे पूछिए, इनकी जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उस्मान ने अगवा किया था, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जब एक जानिब ये कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, तो फिर ये उस्मान पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मुर्गी फरोश पर लेने बच्चे बर्फ गए थे, पूछिएगा इससे। ये बताइएगा लक्ष्मण, क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस्मान पर? जब आपके भाई जो है गए थे, क्यों आपको ये पता चला है कि उस्मान ही जो है वो मुलजिम है? जी, ये पहले बर्फ़ लेने गए थे ना, जो गली में गए, उस्मान जो बंगाली है, इधर मुर्गी वाला जो मुर्गी बेचता है, उसको बहाने चीज़ के ले गया। बोला तुम्हारे को बर्फ़ नहीं मिली, मैं तुम्हारे को बर्फ़ दिलाता हूँ, आ जाओ बर्फ़ और चीज़ दिलाता हूँ। इसी बहाने उसको एयरपोर्ट ले गए। उधर से एयरपोर्ट लेके और उधर उस कादिर को बोला तू जा, मैं तेरी बहन को अगवा कर रहा हूँ। कादिर को बोला, उसको 20 रुपये भी दिए, बोला तू जा, तेरी बहन को अगवा। कादिर ने बोला मैं ही नहीं जाऊँगा, पहले मेरी बहन को भी साथ लेके फिर जाऊँगा। कादिर नहीं गया। फिर कादिर को इधर से छुरा निकाल के कादिर को मारा। एक मारा, उसका पाँव पकड़ लिया, जिसने उसने छुरा मारा, उसका पाँव पकड़ लिया। फिर दूसरा मारा, फिर दूसरे को। कादिर को ऐसे ही दुश्मनी नहीं थी, हरू मार के चला गया। क्यों? यही तो सवाल है बेटा, क्यों मारा है कादिर को? अगर कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, तो फिर छुरा क्यों मारा? क्यों बच्ची को, रुखसाना को लेके गया साथ? ये तो उसको पता होगा, कोई वजह भी नहीं दी, ना दुश्मनी ना क्या ना कुछ। ये इधर भाई बंदे वाले इधर काम करता था, उसका थोड़ा। हेलो जी जी, आप कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। जी, वो बर्फ ले, दुश्मनी कोई भी नहीं थी उसकी। तो फिर आप लोगों को ये बात कैसे पता चली? उसको अगवा करके ले गए। ये आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया? आपकी बहनों ने देखा? नहीं 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 नहीं, ये अबू ढूंढता रहा इन्हों को, 3-4 घंटे ढूंढता रहा। फिर उधर हमारे यहाँ एक बेंच है, उधर बैठ गया। फिर पुलिस वाले आए, बोला इंतजार कौन है? वो अबू उधर खड़ा था, बोला इंतजार तो मैं हूँ। उनको पूछा कादिर बश बेटा किसका है? वो बोला कादिर बश तो बेटा मेरा है। फिर उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल लेके गए। फिर बच्चे, जो मेरा भाई है ना, उसने यही बयान दिया है, मेरे को मुर्गी वाले ने, उस्मान ने अबू मारा है, मेरे को चीज़ के बहाने ले गया, मैं उसका काम भी करता था, रूबरू ले गया। मेरी बहन को बचा लो, वो खतरे में, उसको जल्दी से जल्दी बचा लो। अच्छा, ये सारी बातें आपको आपके भाई ने, आपके अब्बू को आपके भाई ने बताई और पुलिस को भी बताई थी? जी जी, पुलिस को नहीं बताई थी। पुलिस को जब अस्पताल गए थे ना, फिर वीडियो चलाई थी, पुलिस को भी बताई थी। ये वीडियो पुलिस वालों के पास पड़ी हुई है। अच्छा, आपके पास वीडियो है? वो वीडियो जो कादिर ने कहा था ये सारी बातें बताई थी? जी, वो पुलिस वालों के, आप लोगों के पास नहीं है? पुलिस खुद खड़ी हुई थी, पुलिस ने वीडियो आई थी, हमारे सामने बनाई थी। जी, हमारे पास नहीं है, पुलिस वालों के पास है। पुलिस के सामने ये सारी बातें हुई हैं जो कादिर ने बताई है, ऐसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कुमार के साथ इन मासूम बच्चों का एक और कम है, ये छोटा बच्चा साथ मौजूद है, जिससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि फैमिली की जानिब से एक शख्स का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो उसने बताया कि वो बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने मरने से पहले ये तमाम चीज़ें बताई हैं और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया है। पवन कुमार ने इलाके का दौरा किया है, घर से कितनी दूर है ये बर्फ़ वाले की दुकान और फिर वहाँ से कितनी दूर है मुर्गी वाले की दुकान, कहाँ तक वालिदैन ढूंढते रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। हैदराबाद की उन गलियों का अहवाल दिखाती हूँ। जी बिल्कुल, 8 जुलाई को हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। GR थाने की हदूद बाबन शाह कॉलोनी के रिहायशी जो है यहाँ पर
तकरीबन 2 कमसन उम्र के बहन भाई है, वो दोपहर जो है यहाँ से लापता हो गए थे। ये उनका वालिद का कहना है कि ये जो बच्चे हैं, सामने उस्मान नामी जो मुर्गी फ़रोख्त करता था उसके पास जो ये जाते रहते थे। उन्होंने जो है किसी न किसी तरीके से जो है वर्गला कर बच्चों को कहीं लेके गया है, जहाँ पर जो एक बच्चा है वो ज़ख्मी हालत में मिला था, जिस बच्चे को जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुँचाया गया, जहाँ पर उन्होंने ये नाम लिया था कि उस्मान नामी जो है जो अपने इलाके में मुर्गी का काम करता है, उन्होंने जो है हमें अगवा किया है और जो है मेरी बहन को जो है बचाया जाए। मुझे जो है वो छुरियों का जो है वार करके ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ पर जाँ बाग हो गए थे। और दूसरे दिन जो है 10 तारीख को एक जो बहन है 9 साल रुखसाना, उसका जो है लाश बिस्मिल्लाह सिटी लतियाबाद 11 नंबर का इलाका है, वहाँ से बरामद हुआ था। जिसके बाद जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची। वालिद की मदीयत में जो है अगवा की FIR करा दी गई थी और वालिद के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि बच्चे जो है घर से सामने जो है वो आते जाते रहते थे। ये सामने जो है उस्मान मुर्गी वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ ही जो है घर से मुफासले पर जो उस्मान मुर्गी वाला मेरा कैमरामैन कामरान खान दिखा सकता है। ये इनका जो है मेन गेट है घर का और उसके बाहर जो है ये जो मेन रोड है जो इनकी घर की तरफ जाता है और दूसरी तरफ जो है वो मुर्गी का ठिया है। ये आप देख सकते हैं, ये ठिया है जो बताया जा रहा है। उस्मान नामी जो शख्स है बंगाली, जो यहाँ से तकरीबन 8 से 10 साल से जो है यहाँ पर मुर्गियों का कारोबार करता था। इस बच्चे ने जो बच्चा है था अपना अब्दुल कादिर, जो ज़ख्मी हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया था, उसी ने जो है इसकी शनाख्त की थी कि उन्होंने जो उस्मान है उनने मैं और बहन भाई दोनों को जो है अगवा कर लिया था, जिसके बाद जो है मर्डर किया गया था। तो पुलिस का भी ये सामने जो है जो वाक़यात की जो हिसाब से जो है वो कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं सामने आई है, कोई जवाबदार किसको गिरफ़्तार किया गया है, क्या कोई असल वाक़ई की जो वजह है वो नहीं पता चल सकी है। बहुत शुक्रिया आपका पवन कुमार। पुलिस को चाहिए कि इन मजलूम ख़ानदान को, इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाए। कल प्रोग्राम में हमने बिलाल शेख के हवाले से बात की थी, क्योंकि एहतसाब की जब गिरफ्त हो रही है, घेरा तंग हो रहा है, तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर मंसूर मुगैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर मुगैरी साहब, कल हमने बिलाल शेख किरदार क्या है और कौन है ये बिलाल शेख, इसको डिस्कस किया था, लेकिन ये तो हमने देखा कि ये बैंक तो जनाब ने बर्बाद कर दिया, इसमें तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। खुद बिलाल शेख ने करोड़ों अरबों रुपए कैसे बनाए, ज़रा इस बारे में भी तो बताएं। हाँ किरण साहब, कल वक्त की कमी से मैं अपने नाज़रीन को ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सका था, लेकिन ये ज़रूर बताने में कामयाब हो गया था कि बिलाल शेख ने बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया और इस नतीजे पे पहुंचा दिया कि 50 अरब रुपए के करीब जो लोन दिए थे उसकी वापसी न होने के बाद जो है बैंक बिल्कुल बैठने की पोजीशन में जब आ गई तो स्टेट बैंक ने उसको मना कर दिया, रोक दिया है कि आप फर्दर लोन नहीं करेंगे। तो आज हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि ये तो बाहर का मामला, जो अंदर उन्होंने किस तरह के पैसे कमाए। उन्होंने मुख्तलिफ 3-4 ग्रुप हेड्स जो है ना अपने ख़ास बंदों को लगा दिया था। उसके बाद 3-4 बड़ी स्कीमें आई, जिसमें एक ट्रैक्टर सब्सिडी की स्कीम थी। ये सिंध का बल्कि पाकिस्तान का, मैं कहूँ दुनिया का ख़तरनाक तरीन ये मनसूबा लेके आए। ख़तरनाक इस सेंस में कि इन्होंने इश्तिहार दिया कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। तो इतने इश्तिहार चलाए गए। सुबह जैसे ब्रांच खुली, लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को कहा जहाँ इसकी सिंध बैंक ब्रांच में कि फार्म ख़त्म हो गए हैं। लोग पहले इंतज़ार कर रहे थे कि ब्रांच खुले, ब्रांच खुलते कहा गया कि फॉर्म ख़त्म हो गए। तो इस तरह से इन्होंने जलसाजी का इतना बड़ा मंसूबा बनाया। हज़ारों ट्रैक्टर्स काश्तकारों के बजाय इन्होंने ओमनी को दिए और आधे जो है ना फ़रोख्त कर दिए मार्केट में। तो इसके ग्रुप हेड ये और बिलाल शेख मिले हुए थे, इन्होंने इस तरह एक पैसे कमाए। दूसरी शुगर सब्सिडी दी कि वो जो शुगर जो मिल्स थे उनमें ओमनी के जो 14 मिले हैं उनको भी शुगर की सब्सिडी दी गई, लेकिन सिंध में जो और शुगर मिल से टोटल 34 है, तो बाकी का भी क्लेम था कि हमें भी सब्सिडी दी जाए। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आपके मिसाल के तौर पर 5 करोड़ बनते हैं तो हम आपको 10 करोड़ देंगे, लेकिन जो 5 करोड़ का डिफरेंस है आधा आप हमें देंगे। तो फिर लोग ज़ाहिर मजबूर थे कि हमें भी मिले, तो उन्होंने आधा उधर से लिया। तो शुगर सब्सिडी से भी बिलाल शेख ने पैसे कमाए, लेकिन वहाँ पर भी जो ग्रुप हेड उसका था ख़ास आदमी था उसका। फिर उन्होंने लोन किया वीट प्रोक्योरमेंट, गंदम की ख़रीदारी पे महकमा खुराक को उन्होंने पैसे दिए। फिर वहाँ पर जब आप लोनिंग करते हैं इस तरह की, तो वहाँ पर जो सामान होता है, स्टॉक होता है, उस पर बैंक अपना एक मुकदम रखता है ताकि उसकी हिफाजत करे, वो चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। इन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के वहाँ पर मुकदम तैनात नहीं किया।
फिर आगे चल के महकमा खुराक वालों के साथ मिलकर वही गंदो फिर उन्होंने फरोख्त करा दिया। और ये नई ब्रांचेस का मामला क्या, कराची में नई ब्रांचेस खुल गई, सुना वहाँ भी बड़ी गड़बड़ हुई है। देखिए मैं तो हैरान हूँ, ये किस लेवल का बड़ा जो है ना फ्रॉड का मास्टर निकला है बिलाल शेख, जिसकी बातें आ रही हैं। कराची में कोई 30-35 ब्रांचें खुली नहीं 3-4 सालों में, तो वहाँ भी इन्होंने एक ख़ास बंदा ग्रुप हेड तैनात कर दिया। उसको कहा कि भाई जितने भी नई ब्रांचेस खुलेंगे, जो घर लेंगे, बंगलेज लेंगे या ऑफिस के दफातर लेंगे, तो उनसे आप डील करेंगे कि भाई अगर आप हमें पैसे देंगे ज़्यादा तो जो माहवार किराया है वो आपको ज़्यादा बढ़ा के देंगे। मिसाल तौर पर 5 लाख का किराया था तो उसको उन्होंने माहवार 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपये तक ले गए। वो 3-4-5 सालों का एग्रीमेंट किया, उसके एवज 10 लाख से 25 लाख रुपए फी ब्रांच पे ये पैसे कमाते थे। ये तो 4-5 वो मोटी चीज़ें हैं जिनसे अरबों रुपए इन्होंने कमाए। जी अरबों रुपए कमाए हैं। तो अब जो है इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए, लैब को तफ्तीश करनी चाहिए, दीगर इदारों को, कि बिलाल शेख ने सिर्फ बाहर बैंक से जो है ना लूट मार करने में, बैंक को तबाह करने में जो किरदार अदा किया, साथ में अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। तो इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। और बिलाल शेख के साथ साथ जो बैंक के सदर मौजूदा तारिक एहसान है, नहीं, आप समझ गए हैं कि मैं किस तनाजुर में बात कर रही हूँ, किस किस के लिए फिर मुश्किलात हो जाएंगी। ओमनी के लिए अब तो जाहिर है बिलाल शेख खुद ओमनी वालों का नाम लेगा, उनके लिए तो बैंक को इन्होंने बिठा दिया, वही इनको लेके आए थे हुसैन लवाई और ओमनी वाले। तो ओमनी की वजह से इन्होंने बैंक को बर्बाद किया। अब अपनी ज़िंदगी जो है ना अब तफ्तीश में ही गुजार लेगा। और मुझे पता चला मैं ये थोड़ा कि मजीद और क्या क्या नए इंकशाफात मंसूर मुगैरी साहब आप करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें सिंध हुकूमत भी है जो अपने इल्ज़ामात में बता रही होगी, तो उसका भी इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन को फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।